देवेंद्र कुमार दोनों से मानसिक रूप में जुड़े हुए आप सब मैं अरुण देव से अभी बात कर रहा था। इनके प्रेरक गुरु सर्वेश सिंह को ब्राह्मणों के उस पंथ के हैं जिन्हें कान फूटने का रोग होता है, रोग कहें उसको या आय का साधन कहें। मैं एक ऐसे ब्राह्मण को जानता हूँ अपने बचपन में जो ये कहते थे कि हम तो कुकुरों के कान फूक दे कि कम से कम वो काटी तो नहीं। तो एक बार वो आए हुए थे हमारे यहाँ डूंगर को, और वो देव की कुछ कविताएं पेज पे पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये कविताएं देखो, ये अद्भुत कविताएं हैं, आप किसकी हैं? मैंने कहा कोई नया लड़का है अरुण देव। तो करूँ तो हमारा चेला। तो मुझे लगा कि उसकी कविताओं को पढ़ के मुझे तो ऐसा लगता है तुमसे कान फूकवाएगा तो तुम्हारा चेला तो नहीं हो सकता। बहरहाल मैं आज ये सम्मान हमारे प्रिय छात्रों में से एक रहे स्वप्निल को मिला। आज मैं देर से ही सही उसके लिए उनको बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। और अरुण देव के संबंध में क्या कहूँ, अभी इनसे बात हो रही थी, इनके पढ़ने की जो प्रक्रिया इन्होंने बताई वो वही है जो जयपाल सार्थ की थी। जयपाल सार्थ के बारे में आप सब जानते होंगे। उसने 63 में 63 में नोबेल प्राइज को यह कह के ठुकरा दिया था कि मेरे लिए यह सड़े हुए आलू का बोरा, a bag of rotten potatoes, I don't like it, मैं इसको नहीं पसंद करता। और जब उसने ये कहा उसके ठीक एक हफ्ते के अंदर उसकी ऑटोबायोग्राफी वर्ड्स उसकी केवल वो एवरेज कॉपी जो संक्षिप्त वो वाला संस्करण होता है पेपर बैक वाला, अकेले एक देश अमेरिका में उसकी 24 लाख प्रतियां एक हफ्ते में बिक गई। नोबेल प्राइज के कितना गुना ज्यादा मिला होगा आप अंदाज कर सकते हैं। उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मेरी पढ़ाई मेरे नाना के घर में शुरू हुई। मेरे नाना की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी और मेरे पढ़ने का तरीका ये था कि मैं एक किताब उठाता था, वो चाहे फिजिक्स की हो या मैथमेटिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो या लिटरेचर की, मैं उसको पूरा पढ़ जाता था, फिर उसकी जगह पर रख देता था और जो दूसरी किताब वो चाहे जिस विषय की हो उसको उठा के पढ़ता था। और इस तरह मैं अपने हाई स्कूल वगैरह के स्तर तक जाते जाते नाना की पूरी लाइब्रेरी चाट डाली थी। इनसे बात हो रही थी, इन्होंने यही बताया कि इनके जो पूर्वज थे वो उनमें उनके पास किताबों के संग्रह का बहुत शौक था और लगभग उसी पद्धति से ये किताबें पढ़ते चले गए। तो जो इतना पढ़ेगा जाहिर है कि उसके पास कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अनपढ़ों के पास नहीं होंगी या तोता पढ़ों के पास नहीं होती। तोता पढ़ हम उनको कह रहे हैं जो किताबें पढ़ते हैं और उनको उनके भीतर प्रवेश करके अर्थ की ध्वनि की
विस्तार की कोई संभावना ही नहीं होती, वो बने ही नहीं होते उस धातु के। वो तोता राम राम कह दिए तो राम राम कहेगा, गाली देना सिखा दिए तो गाली देगा। उसी तरह के पढ़ाकू लोग होते हैं। जाहिर है कि ऐसे पढ़ाकू से किसी संवेदना की बात आप नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते हमसे। इनकी कुछ कविताएं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उसमें एक कविता है, देखिए आपके इसमें मुझे मिल जाए, देखता हूँ मुझे मिल जाएगी। हाँ मुझे आप तब तक मैं ये बताऊँ, शीर्षक नहीं आता है, हाँ ये कविता है धरती। जब तक ये धरती खोज रहे हैं तब तक मैं आपको ये बताऊं कि प्रश्नाकुलता, कितने प्रश्न आपके पास हैं, जरूरी नहीं कि उनके उत्तर भी हों, लेकिन प्रश्नाकुलता, प्रश्नाकुलता का ये हाल है कि मिर्जा गालिब, आप जानते हैं उनके बारे में बहुत सारी चीजें जग जाएगी, उतनी पीड़ा, उतनी तकलीफ, बच्चे होते गए, मरते गए, एक गोद लिया वो भी मर गया, उनकी पीड़ा की कोई इंतहा नहीं। लेकिन उन सब में ब्रिटिश सरकार के, आप जानते हैं कि उनको दिल्ली में जो खुला विद्यालय रेजिडेंसी जो पहली, उसमें वो फारसी के अध्यापक के रूप में बुलाया गया। उन दिनों जाने के लिए जो रईसों के लिए कारवार नहीं हुआ करती थी, हिंदुस्तान में आए ही नहीं थी, वो बग्घी होती थी, और जो बग्घी अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए पालकी होती थी। पालकी, मिर्जा गालिब ने पालकी मंगवाई और कहारों से पहले ही कहा कि देखो 4 आने किराया है वहां तक चलने का, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं, तुम ले चलो और वहां मुझे पैसा मिलने वाला है, मैं तुमको बाद में दूंगा। मिर्जा गालिब गए, वो जो प्रिंसिपल था अंग्रेज, उसको खबर भेजवा दी कि मैं आ गया हूं। पोर्टिको में पालकी रखी गई। अब थोड़ी देर इंतजार किया मिर्जा गालिब ने, वो नहीं आया। वो ये समझ रहा था कि जो आया है वो जाहिर है कि आएगा मेरे पास, एम्प्लॉय है वो, और ये समझ रहे थे कि मुझे बुलाया है, मुझे माने मिर्जा गालिब को बुलाया है, तो वो आएगा इस्तकबाल करने के लिए। दोनों बैठे रहे अपने अपने अपनी अपनी जगह पर। जब थोड़ी देर बाद वो नहीं, थोड़ी देर तक नहीं आया, तो इन्होंने कहारों से कहा कि उठाओ पालकी। पालकी बैठे और चले। ये खुददारी थी। और उन सबों से कहा कि पैसा नहीं है, मिला वहां भी नहीं मिला, तुमको बाद में देंगे। और सलाम करके चले गए। वो जानते थे क्या है ये, क्या चीज है। लेकिन उन मिर्जा गालिब ने जिस करुणा की बात हो रही थी, उस करुणा को हम लोग आज भी जिनसे सीखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, उन्होंने करुणा नाम के निबंध में अपने लिखा है चिंतामणि के कि करुणा धर्म का बीज है, सीड, जिसको बार बार कह रहे थे अरुणदेव
ये अगर करुणा नहीं है आपके भीतर तो मनुष्य होने का कोई मात्रा ही नहीं है, आप में हो ही नहीं सकते। और आज मैं एक तरह से कहिए कि मुग्ध हो गया इनकी सुजान वाली कविता पढ़कर। मैंने एक तरह से कहिए कि अपनी सुजान को पहली बार इनकी कविता में पाया। सुजान के बारे में सामान्य आदमी को बहुत कम जानता है, और जिस एक शब्द पर ये विफल रहे थे वह शब्द केवल रामचंद्र शुक्ल का दोष नहीं है। हर गाने वाली, नाचने वाली को ये माना जाता था कि जिसके दरबार में वो गाएगी, नाचेगी, उसके साथ हम बिस्तर होना ही होना है। इसका एक अपवाद है। मेरी एक किताब है कविता और खुदा, जो धरीक्षण मिश्र नाम के कवि पर लिखी गई है। उसमें राजा तमकुही के संबंध में एक प्रकरण मुझे मिला था इतिहास में, तमकुही राज का फतेह शाही का। तो उसमें एक विवरण मिला जो पहली बार उस नेता, उस राजा तमकुही रंजीत प्रताप बहादुर शाही, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बहुत दिन तक यहाँ चेयरमैन रहा करते थे गोरखपुर में, वो आई थी बनारस से, बहुत बड़ी गायिका, जिसका अपना जो तामझाम था, जिसका इतना बड़ा लवाजमा, उसके मैनेजर, उसके वाले, दुनिया भर के। जब उसकी विदाई का समय आया, उससे पहले उसका मैनेजर मिला राजा साहब से, और राजा साहब ने कहा कि राजा साहब से कहा उसने कि हुजूर क्या गलती हो गई हम लोगों से। तो उन्होंने कहा कि किस तरह की गलती? वो कहा कि बाई जी हमारी शाम से ही इंतजार कर रही थी और आप आए नहीं। राजा जी प्रताप बहादुर शाही ने कहा कि देखो, हमारे यहाँ बुलाया गया है तुम्हारी भाई जी को, वो कलाकार, बहुत बड़ी कलाकार, और उनकी विदाई हम उस तरह करेंगे जिस तरह अपनी बेटी की विदाई की जाती है। और सुबह उसी तरह उनकी विदाई की। तो ऐसे भी लोग रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कला के प्रति सम्मान है, और जो कला का सम्मान करेगा वो कभी किसी का अपमान नहीं करेगा, शत्रु का भी अपमान नहीं करेगा। प्रश्नाकुलता, मिर्जा गालिब का एक शेर है, हुई मुद्दत से गालिब मर गया, पर याद आता वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। यानी प्रश्नाकुलता प्लेन नहीं, सादी नहीं, एकायामी नहीं, उसके पास इतनी प्रश्नाकुलता है कि हर प्रश्न को उलट देता है। आप कह रहे हैं कैसा है, वो कहता है यूं होता तो क्या होता। हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। अब इसके आप डायमेंशन ढूंढते चले चलिए। तो ये जो इनकी कविता है, जरा आप गौर कीजिए। हालांकि बड़ी पूरा नहीं मैं वो पढ़ूंगा, लेकिन क्या कविता है। और मैं फिर एक बार दोहरा दूं, ये मैंने अपने सुजान को तो इन्हीं की कविता में पाया पहली बार। थोड़ा सा इसको पढ़ता हूं, फिर मैं अब सुजान के बारे में और बताऊंगा। पहले इसको तो देखिए, करुणा का बीज कितनी गहराई में जाकर इस कवि के भीतर अंकुरित हुआ। आप जानते हैं बीज जब अंकुरित होता है, कोई भी
तो बीज के अंकुरण की पहली शर्त होती है उसका नष्ट हो जाना। वो गेहूं का दाना है, वो जब नमी और हवा और धरती का स्पर्श तीनों पाएगा तो सबसे पहले उसकी जड़ जाती है नीचे। अंकुर नहीं फूटता, सबसे पहले जड़ जाती है और तब उसके बाद अखुआ फूटता है, और वो अखुआ मिट्टी की परत को दबा कर उठता है। तो जितनी गहरी जड़ है, कर्मा को स्वायत्त करने वाले की, उतनी ही तेजी उसके उठे हुए अंकुर में होगी, वो दबा देगा। देखिए, यह जो जल से भरी और प्रकाश से चमकती पृथ्वी है, जल से भरी और प्रकाश से चमकती, जिस पर वनस्पतियों की छाया है और जहां जीवों का कलरव पूरी पृथ्वी का। अभी जब ये देवेंद्र कुमार के बारे में बता रहे थे कि पूर्वांचल की कोई वनस्पति नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है जो उनकी कविता में न हो, कोई फल, कोई ये इसलिए है कि पूर्वांचल की सारी जो स्मृति है, केवल देखा हुआ नहीं, जातीय स्मृति जो बहुत गहरी होती है, जिसकी जड़, वो सब उनके भीतर थी।